Hello and welcome to Knowledge. My name is Samitesh. So friends, as you know, we were discussing about ancient history and in the last lecture we discussed about later Vedic period जिसका टाइम पीरियड था 1000 BC से लेके 600 BC। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम महाजनपदा पीरियड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे लेटर वैदिक पीरियड से चीज़ें इवॉल्व होती हैं, सोसाइटी इवॉल्व होती है, टेरिटरीज इवॉल्व होती हैं और जनपद और महाजनपद क्रिएट होते हैं। फिर हम देखेंगे कि कुछ रिपब्लिकन सिटीज़ कौन कौन सी थी, कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन कौन से थे और फिर गण संघ क्या होता है। सो ये सब टॉपिक्स को आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जनपद के बारे में। तो ये रहा आपका जनपद। तो जनपद मीन्स होता क्या है बेसिकली, आप सोचिए। तो देखिए जनपद मीन्स होता है जन और पद। जन मीन्स लोग और पद मीन्स फूट, आदमियों के पैर। तो ये जनपद बने कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा। जो वैदिक पीपल थे, वैदिक लोग थे, आर्यंस जो इंडिया में आए थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया और एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। अब एग्रीकल्चर के अलावा और भी तरह तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाने लगी। लोग पॉटरी बनाते थे, क्राफ्टमैन होने लगे, ऑर्नामेंट्स मेकर्स हो गए, गोल्ड स्मिथ्स हो गए, कॉपर और आयरन के इम्प्लीमेंट बनाने वाले लोग हो गए, मेटलर्जी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ऐसे करके जो छोटे छोटे ट्राइबल विलेज थे वो अब बड़े होने लगे, वो और एक्सपैंड होने लगे, उनमें पॉपुलेशन बढ़ने लगी और वो एक टाउन में कन्वर्ट होने वाले थे। तो दैट टाइम वाज बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन सॉरी बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अब क्या होता है कि ये जो 600 BC का टाइम पीरियड है, इसमें वो जो टाउन थे वो और एक्सपैंड होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ती जाती है और तरह के ट्रेडर्स, मर्चेंट गिल्ड्स वहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे जो टेरिटरी होती है, जो उनका लोकेशन होता है जहाँ वो इस्टेब्लिश्ड है, वो बढ़ती जाती है। तो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहाँ वो ट्राइबल विलेज पहले का अब जनपद में क्रिएट हो जाता है, उसे जनपद नाम से बुलाया जाना स्टार्ट हो जाता है। तो जनपद मीन्स जन और पद। जन मीन्स लोगों का पैर, दैट मीन्स नंबर ऑफ पीपल हैज बीन इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। सो जनपद की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इट हैज अ क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्रीज। दैट मीन्स अब जो जनपद हैं उनके पास एक टेरिटरी है और उस टेरिटरी पे अपना अधिकार करने के लिए या तो राजा है या फिर कोई रिपब्लिकन गवर्नमेंट है। जैसे कि दो तरह के स्टेट्स थे, पहला मोनार्किकल हो गया और दूसरा हो गया रिपब्लिकन सॉरी। तो मोनार्किकल में अलग अलग तरह के स्टेट और रिपब्लिकन, इसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे रिपब्लिकन के बारे में। तो देखिए क्लियरली डिमार्केटेड बाउंड्रीज हो गई। तो टोटल 22 जनपद मिले हैं और हमें पता कैसे चलता है कि टोटल 22 जनपद हैं। तो देखिए एक पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी और एक पुराण्स जो हमने देखा था कि 108 पुराण हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा देयर वर टोटल 22 जनपद्स। अब देखिए अब कॉन्सेप्ट आता है महाजनपद का। तो अब देखेंगे हम कि कैसे जनपद से महाजनपद बनते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वहाँ अलग अलग के तरह के 22 जनपद हैं तो ऐसा होना लाजमी है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। तो एग्जैक्टली यही हुआ भी। कुछ जो रिपब्लिकन थे और कुछ जो मोनार्किकल थे। तो जो मोनार्किकल थे, जिसका एक राजा मालिक होता था, वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की कोशिश करता, क्योंकि हमने लेटर वैदिक पीरियड में देखा था कि अब गायों के लिए युद्ध नहीं होते थे, अब टेरिटरीज के लिए युद्ध होता था और जो राजा हुआ करता था वो अपनी पावर को और इन्हेंस करना चाहता था। तो अब टाइम पीरियड जो आता है इसमें स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट आता है। दैट मीन्स कि राजा के पास अब अपनी एक आर्मी है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। तो देखिए हुआ ये कि इस समय एग्रीकल्चर टूल्स जो होते हैं वो लोहे के बनना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि आयरन की खोज हो चुकी थी। तो अब लोहे के टूल्स और इम्प्लीमेंट से फायदा ये हुआ कि प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी हद तक बढ़ गया। और अगर प्रोडक्शन ही काफ़ी बढ़ गया तो लोगों के लिए पर्याप्त खाना होना स्टार्ट हो गया, फूड ग्रेन्स होने स्टार्ट हो गए। तो अब राजा के पास भी अब कैपेसिटी आ गई थी कि वो आर्मी रख सकता है और आर्मी को अगर कुछ सैलरी देनी है उनको, तो वो अनाज के रूप में, फूड ग्रेन्स के रूप में सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अभी कैश में सैलरी देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसलिए अब राजा अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखता था। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पे अब जनपद के बीच में युद्ध बढ़ गए थे, क्योंकि एक राजा चाहता था दूसरे राजा की टेरिटरी को कैप्चर करना।
तो अब जब युद्ध बढ़ गया था, तो युद्ध बढ़ने के लिए आपको एक आर्मी होनी जरूरी है जिससे आप युद्ध लड़ोगे। तो इसलिए राजा ने अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी थी। तो अब जनपद महाजनपद में कैसे बनते हैं, तो देखिए सपोज करिए दो जनपद हैं, ए और बी। ए हो गया और बी हो गया। तो ए के पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इनके पास आयरन आयरन ज़्यादा है। सपोज करो जैसे कि गैंगेटिक प्लेन्स जो हो गए, खासकर बिहार और झारखंड का रीजन, यहाँ आयरन और आज भी मिलते हैं। तो वो रीजन में अगर मान लो मगध एम्पायर था उस टाइम पीरियड का, तो उनके पास ये रिसोर्सेज ज़्यादा थे और साथ ही साथ उनके पास वाटर रिसोर्सेज भी बहुत थे। तो जब इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और वो जंगल थे, जंगलों में हाथी हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे, तो मगध के पास, अगर हम पढ़ेंगे बाद में कि मगध के पास अपनी एक हाथियों की सेना थी, तो उनके पास हाथी है, तो ये इजीली बी को डिफीट करके इनके टेरिटरी को कैप्चर कर लेंगे। तो एग्जैक्टली हुआ यहाँ भी। जो अलग अलग जनपद थे वो आपस में झगड़ा करने लगे, अपने पास आपस में वॉर करने लगे, और एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि कुछ जो जनपद थे वो आगे चल के कन्वर्ट हुए महाजनपद में। और ऐसे 16 महाजनपद हमें मिले हैं अलग अलग लिटरेरी सोर्सेस में। जैसे कि एक अंगुत्तर निकाय आपका बुद्धिज्म का एक लिटरेचर है, और भगवती सूत्रा जो जैनिज्म का लिटरेचर है, इसमें हमें पता चलता है कि वहाँ पे टोटल 16, वहाँ पे मीन्स इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टोटल 16 महाजनपद थे उस टाइम पीरियड में। किस टाइम पीरियड में? 600 BC के ऑलमोस्ट। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस की है कि वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, जिससे कि एग्रीकल्चर टूल्स और इंप्लीमेंट्स बनना स्टार्ट हुए और प्रोडक्शन काफ़ी हद तक स्टार्ट हो गया। तो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो अब राजा के पास और भी टेरिटरीज एक्वायर करने का पावर आ गया, क्योंकि उसके पास आर्मी आ गई थी। अब उससे महाजनपद बने। कुछ लिटरेरी सोर्सेस और भी हैं, जैसे कि शतपथ ब्राह्मणा जो आपका वेदों का पार्ट है, तो उसमें एक स्टोरी दी गई है विदेह की, जिसमें एक राजा जो सरस्वती रीजन से माइग्रेट करके और फिर आता है आपका मिडिल गंगेटिक वैली में, जहाँ पे वो कोशला, विदेह, इस तरह की टेरिटरीज को, किंगडम्स को इस्टेब्लिश करता है। तो साथ ही साथ बुद्धिस्ट लिटरेचर में फंक्शनिंग ऑफ गण संघ। अब जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे बुद्धा थे, महात्मा बुद्ध, वो इन्हीं एक गण संघ में से बिलोंग करते थे। उनकी जो फैमिली थी, क्षत्रिय संघ था वो। तो ये भी हमें बताते हैं कि उस टाइम पीरियड में टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब इन 16 महाजनपद्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ रिपब्लिकन जनपद के बारे में, जहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। हमने पहली स्लाइड में देखा था कि हो गए ये आपके वजी, मल्ल, कुरु, कंबोज और मौर्य, ये कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स हैं। तो इनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये बिलोंग करते हैं जनसंघ को। हम जब बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे बुद्धा भी इन्हीं एक जनसंघ से बिलोंग करते। तो जनसंघ मीन्स व्हाट? तो जनसंघ मीन्स संघ ऑफ जन, लोगों का एक संघ, समूह। जैसे जो अर्लियर टाइम पीरियड में हुआ करता था सभा और समिति, वैसे ही ये संघ है जहां लोग इकट्ठा होते थे और अपने राजा को चुनते थे। अब यहाँ बात ये आती है कि वो राजा एक भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं, क्योंकि इट्स अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन देयर कैन बी मल्टीपल किंग्स, और ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं कि जहाँ पे हजारों राजा भी थे। देखिए, ये पूरा जो स्टेट थे, ये जो रिपब्लिकन जनपद थे, ये 2 भागों में डिवाइडेड थे, 2 क्लासेस में। पहला हो गया आपका क्षत्रिय राजकुल जो रूल करता था, वो क्लास, और दूसरा दास कर्मकारा जो वहां पे काम करते थे, दास लोग। अब यहाँ फिर आती है सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात। तो विमेन, दासा एंड कर्मकारा वर नॉट अलाउड इन जनसंघ। दैट मीन्स दे डोंट हैव पावर टू डिसाइड देयर रूलर्स। तो ये रहा सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये रहे कुछ रिपब्लिकन गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं 16 महाजनपद के बारे में। तो देखिए, पहला आता है आपका पूंछ। तो ये कंबोज की राजधानी है। कंबोज आपका जनपद, महाजनपद है, उसकी राजधानी पूंछ। फिर आता है आपकी वत्स। वत्स रहा ये आपका बीच में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, आज के इलाहाबाद में पड़ता है। फिर आता है आपका कोशला। कोशला की राजधानी श्रावस्ती। कोशला वही जनसंघ है जहां पे गौतम बुद्ध बिलोंग करते थे। फिर आता है आपका वृजी। वृज की राजधानी वैशाली। फिर ये आपका पांचाल। पांचाल की 2 राजधानियां थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। तो देखिए, जो पांचाल की स्टोरी है कि महाभारत में जो द्रौपदी थी वो पांचाल से बिलोंग करती थी, और द्रोणाचार्य ने जब पांडवों और कौरवों के साथ पांचाल पे आक्रमण किया तो वहां के राजा द्रुपद को हराया,
और दो भागों में डिवाइड किया इस पूरे स्टेट को, और एक भाग को रूल किया था पांचाल ध्रुपद ने, और एक भाग को रूल किया था द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। फिर आता आपका मल्ल। मल्ल देश की राजधानी कुशीनारा और पावा। कुशीनारा आज का कुशीनगर है, जहाँ पे गौतम बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ था, उन्होंने समाधि धारण की थी। फिर आता है आपका काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी आप देख सकते हो, ये रहा। फिर आता है अंग। अंग की राजधानी चंपा। अगर आप कर्ण के बारे में जानते होंगे तो कर्ण को अंगराज भी बोला जाता है, तो बिकॉज कर्ण अंग के राजा थे, तो उसकी राजधानी है चंपा। फिर आता है आपका शूरसेन। ये रहा शूरसेन, जो आज का मथुरा है, मथुरा उसकी राजधानी थी। फिर आता है आपका छेदी। तो छेदी की कैपिटल थी शुक्तिमती और शुट्टी वटिनारा। वटिनारा और वटिनगरा दो, इसको कहीं कहीं वटिनारा यूज किया गया है, कहीं कहीं वटिनगरा यूज किया गया है। फिर आता है आपका ये रहा अश्माका। इसकी राजधानी है पोटाना और पोटली। फिर ये रहा मगध स्टेट। ये मगध स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी थी राजगृह और गिरिवराजा। फिर आपका अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन। मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिलता है, तो वो अपने 1 साल के अज्ञातवास को यहीं मत्स्य देश में विराटनगर में ही व्यतीत करते हैं। फिर आता है आपका कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु तो वही है महाभारत बेसिकली जहाँ हुई थी, जो लोगों ने आपस में लड़ा था पांडव और कौरवों ने, तो उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हो गई। और गांधार। अगर आप शकुनी के बारे में जानते होंगे तो उन्हें गांधार राज भी बोला जाता है, तो बेसिकली वो यहीं के राजा थे गांधार के, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो ये रहे आपके 16 महाजनपद। देखिए, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद की, तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट, और या फिर कह लें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रहा आपका मगध। अब मगध को इस्टेब्लिश किसने किया था? तो जरासंध ने किया था। जरासंध एक महाभारत का कैरेक्टर है जिसे भीम ने मारा था। भीम ने बेसिकली उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, बीच से चीर डाला था, क्योंकि वो वैसे ही मर सकता था। फिर जो लोकेशन थी मगध की, हमने देखा लास्ट वीडियो में, लोकेशन रही है आपकी। ये जो रीजन था ये काफ़ी हिली रीजन था, इसलिए इन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती थी, क्योंकि किसी एक पहाड़ पे चढ़कर लड़ाई लड़ना काफ़ी कठिन होता था। फिर हम देखते हैं कि जो मगध इंपॉर्टेंट बना, तो उसके बेसिक रीजंस क्या क्या थे। तो देखिए, सबसे पहला रीजन तो था कि फर्टाइल लैंड, क्योंकि उस टाइम पीरियड के लोगों की सबसे प्राइम जो लाइवलीहुड थी वो थी एग्रीकल्चर, और ये जो रीजन था वो लाइवलीहुड को फुलफिल करने के लिए एक लैंड प्रोवाइड करता था, फर्टाइल लैंड, जिससे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से हो सकती थी। और वही हुआ, एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ, जिससे कि राजा के पास और आर्मी रखने की सुविधा मिली। तो इस तरह से वो काफ़ी स्ट्रांग बने। फिर इसके साथ ही साथ वो पूरा एरिया जंगलों से ढका हुआ था, तो जिससे उन्हें ईजिली हाथी मिल जाते थे, और उससे उन्होंने एक अपनी आर्मी तैयार करी थी, गज आर्मी जिसे बोलते थे, हाथियों की आर्मी थी। फिर एबिडेंट रिसोर्सेज, दैट मीन्स जो ये रीजन था, आप अगर आज का झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का रीजन देखें तो ये आयरन ओर से ढका हुआ है। तो उस टाइम पीरियड में भी यहाँ से आयरन के अबंडेंट मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में, एम्पल अमाउंट में रिजर्व्स मिले थे, जिससे उन्होंने टूल्स, हथियार तैयार किए थे, जिससे उन्हें युद्ध लड़ने में आसानी मिलती थी। देखिए, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्रा, और ये जो पाटलिपुत्रा था ये 3 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे था, संगम पे था। गंगा नदी, गंडक नदी और सोन रिवर, जो आज का गंगा, गंडक और सोन रिवर है, इसके कॉन्फ्लुएंस पे था। तो ये रीजन इसे और भी मजबूत बनाता था, लाइक अ वाटर फोर्ट। 3 तरफ से पानी से ढका है, तो उस 3 तरफ से तो आक्रमण करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये रीजन था मगध के राइज के लिए। अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मगध को काफ़ी डिटेल में। हम देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, हरण्यक डायनेस्टी आई, फिर नंदा डायनेस्टी आई, इसमें हम पद्मनाभ, और फिर हम देखेंगे कि कैसे सेल्यूकस निकेटर इंडिया में आया, फिर उसने हिदाप्सस की लड़ाई लड़ी पोरस के साथ। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने कोई सजेशंस हो, किसी और सब्जेक्ट को चाहते हो कवर करना तो आप हमें सजेस्ट करें, हम उसके भी वीडियोस आपके सामने ले आएंगे। साथ ही साथ अगर आप एक होलिस्टिक वे में, एक काफ़ी यूनिक वे में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन भी विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहाँ से विजिट करें।
नॉलेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको, और वहाँ पे आप एक स्टडी कार्ड किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को 2 या 3 स्टडी कार्ड्स में कवर किया गया है, आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं और फिर उससे एसोसिएटेड पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ वेरी गुड डे।